Assalamualaikum student, hope so that you all are fine and in a very good health. Welcome back to the YouTube channel. Today we are going to start unit number 6, work and energy short response questions, because you already know that the 50 to 60 percentage part of your paper is of short response questions. That's why we had started a series of just covering short response questions. After that we will cover all the remaining part, and we had covered the first part, that is from 1 to 5 short response question. In this video we will cover from 6 to 10 short response questions. So मैं अपनी तमाम वीडियोस में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ बच्चों को, कि बच्चे कहते हैं कि आप बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस कराती हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अगर डेप्थ में जाया जा रहा है तो हम लोग जाएँ, बच्चे को एक-एक चीज़ समझ में आए, और मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आप समझें और उसको फिर अपने वर्ड्स में लिखें। अगर मैं यहाँ पे डेप्थ में जा रही हूँ, डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन थोड़ा-सा लंबा हो रहा है तो मैं आपको ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप एज़ इट इज़ वही क्वेश्चन लिखें पेपर्स में। अगर मैं आपको इतना डिटेल में समझा रही हूँ, तो वो समझने के बाद आप इस चीज़ के काबिल होने चाहिए कि वो आप क्वेश्चन खुद से अपने वर्ड्स में लिख सकें। सो जो मेन मोटिव है मेरा वो यही है कि आप, अगर मैं डिटेल में चीज़ें समझा रही हूँ, उसको समझें, अच्छे से समझें। कोई क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। उसके बाद समझने के बाद उसको अपने खुद अपने वर्ड्स में लिखें। कभी भी मोटिवेट नहीं करूँगी कि आप एज़ इट इज़ लिखें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एन एलईडी लाइट बल्ब हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%। डज इट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल? वो कह रहे हैं कि एलईडी लाइट बल्ब है, उसके पास एफिशिएंसी है 80% की। अब सबसे पहले तो इस पार्ट को देखते हैं, इस क्वेश्चन के इस पार्ट को देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ 80% का क्या मतलब है। हर इक्विपमेंट में एक इनपुट एनर्जी होती है, एक आउटपुट एनर्जी होती है। इनपुट एनर्जी वो होती है जो हम दे रहे होते हैं, आउटपुट एनर्जी क्या होती है जो वो इक्विपमेंट हमें दे रहा होता है इन रिटर्न। बल्ब के केस में इनपुट एनर्जी होगी हम जो उस बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बल्ब के केस में आउटपुट एनर्जी क्या होगी, वो बल्ब जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज आउटपुट एनर्जी ऑफ द बल्ब। तो एफिशिएंसी इटसेल्फ क्या होता है? एफिशिएंसी ये होती है कि कितना अच्छे से एक इक्विपमेंट इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज एफिशिएंसी। सो इस 80% एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 100% इनपुट एनर्जी दी, उस 100 में से बल्ब ने हमें 80% का आउटपुट दिया। बाकी 20% कहाँ गया? तो वो ये कहता है कि उस 100 में से, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 100 में से 80% हमें आउटपुट एनर्जी मिली है। तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहा? अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। सिर्फ इसमें ये होता है कि एक फॉर्म से, एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, 100% इनपुट दिया, 80% आउटपुट मिल रहा है, तो वो 20% कहाँ गया? वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तो वायलेट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल तो कहते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती। यहाँ पे 20% डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये क्या वायलेट नहीं कर रहा है एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को? इस चीज़ को हमने डिफाइन करना, और हमने बताना कि क्या ये वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। नो, an LED light bulb with an efficiency of 80% does not violate the conservation of energy principle. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक एलईडी लाइट बल्ब जिसकी एफिशिएंसी 80% होगी, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, हम उसको देखते हैं। हमने ये पढ़ ली दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? ये कौन कैसा प्रिंसिपल है? ये क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अभी एलईडी लाइट बल्ब के केस में क्या हुआ? इन द case of the LED light bulb, the efficiency of 80% means that 80% of the electrical energy supplied to the bulb is converted into light energy, while the remaining 20% is typically converted into heat energy. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? हमने लाइट एनर्जी, एलईडी लाइट बल्ब को 100% इनपुट एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसने क्या किया, उस 100 में से 80% जो है वो हमें उसने सप्लाई कर दी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी हमें 80% मिली, जो बाकी का 20% था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब बल्ब चल रहा होता है,
उस वक़्त अगर आप चेक करें, उस जलते हुए बल्ब को अगर हाथ लगाएँ तो वो गर्म हो रहा होता है। तो वो जो हमने 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, उसमें से 80% वो हमें लाइट एनर्जी दे रहा है और बाकी का 20% वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या हुआ, वायलेट नहीं हुआ। ये 100 में से 80% लाइट एनर्जी में चला गया, 20% हीट एनर्जी में चला गया। तो कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल में तो यही कहता है कि ना ही वो डिस्ट्रॉय होगी, ना ही हम क्रिएट कर सकते, जस्ट वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म में। तो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोवाइड की हमने 100%, उसमें से डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। 100% का 80% हमें लाइट एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया और बाकी का 20% हीट एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ डज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किस तरह से अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हैं, वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में कम कंट्रीब्यूट करेंगे एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अच्छा, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कह क्या रहा है। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा हम आंसर प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास एनर्जी के वो ज़राए होते हैं, वो सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम लोग एनर्जी लेते हैं और वो नेचुरली खुद ही प्रोड्यूस होते रहते हैं। अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो उनके यूज़ करने से वो ख़त्म नहीं होती। जिस तरह हम अगर एग्जांपल्स लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो वो क्या हो सकती है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है सोलर, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया। इसमें क्या होता है कि सोलर सूरज की रोशनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये तीनों चीज़ें नेचुरली रिप्लेस होती जाती है, रिप्रोड्यूस होती जाती है। हम जितना मर्ज़ी इसको यूज़ करें, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। हो गए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब अगर हम लोग बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, तो ये एनर्जी के वो सोर्सेज होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करें, यानी कि इनकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं क्रिएट होने में और ये नेचुरली प्रोड्यूस होती तो हैं बट इनको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको दोबारा से यूज़ करने में, दोबारा से क्रिएट होने में। तो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट होती है यूज़ करने के लिए। और उनमें एग्ज़ाम्पल्स आ जाती है, हमारे पास कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता ही है, नेचुरल गैस आ जाती है जो कि अर्थ खुद क्रिएट करती है और उसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो अब वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करें, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को कम इम्पैक्ट करेंगे, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट पे कम होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमने बताया कि किस तरह से, कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को कम इम्पैक्ट करें और कैसे कम इम्पैक्ट करें, हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है अपने आंसर में। हम इसका आंसर देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैव अ सिग्निफिकेंटली लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट को कम इम्पैक्ट करते हैं देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब हम तरीके बताते हैं कि किस तरह से। रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब मतलब जो वो तमाम गैसेस जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, उन तमाम गैसेस की रिडक्शन होती है, वो इमिट कम होते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो प्रोड्यूस लिटिल टू नो ग्रीन हाउस एमिशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑपरेट होते हैं, सोलर के थ्रू एनर्जी क्रिएट की जाती है, विंड के थ्रू एनर्जी क्रिएट की जाती है या वाटर के थ्रू एनर्जी क्रिएट की जाती है, तो उस वक्त ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन बहुत कम होती है। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, coal, oil, natural gas, which release carbon dioxide and other pollutants when burned. अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसमें कोल आ जाती है, ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है, इनको जब भी बर्न करेंगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट डैमेजेस द ओजोन लेयर। सो इस तरह से ये हमारी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कम करेगी कौन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सेकेंड चीज़ है हमारे पास एयर एंड वाटर पोल्यूशन। Non-renewable sources often lead to air and water pollutions through mining, drilling and combustion processes. अगर माइनिंग की जाती है, माइनिंग से क्या होता है, हम लोग लैंड को डैमेज करते हैं, फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उससे भी ये काम होता है। कंबस्शन के थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ये काम इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं करते। वहाँ पे पोल्यूशन जो होती है बहुत मिनिमल होती है ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन, एज आई हैड डिस्कस्ड इन रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस emissions. थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिसोर्स डिप्लेशन। Non-renewable sources are finite and will eventually be exhausted
रिन्यूएबल सोर्सेज आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड मेकिंग देम सस्टेनेबल। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है हमारे पास? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज फाइनाइट है हमारे पास, इनकी सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है और इवेंचुअली ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट मतलब ये खत्म हो जाएंगे आखिरकार। इतना यूज करेंगे, डे बाय डे हम इसको यूज करेंगे, हमारे पास ये एंड एट अ सम सर्टेन पॉइंट ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वेयर एज अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो ये नेचुरली रिप्लेनिश, इसका मतलब ये कि ये नेचुरली कुदरती तौर पे खुद ही क्रिएट होते जाएंगे, जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल रहेंगे। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं, ऑयल हो गया, हम लोग ज़मीन से ऑयल निकालते जाएँगे, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा ही कि एक जगह से वो ऑयल निकलना बंद हो जाएगा। अगर रिन्यूएबल सोर्सेज़ की बात करें तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सन की, कि सन की हम लोग एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उससे कोई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डेली सन निकलेगा। उससे ये है कि वो नेचुरल रिप्लेनिश है, हमें एग्ज़ॉस्ट नहीं होती वो, और वो फाइनाइट नहीं होती। अगर हम लोग 4th बात करें, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में हम लोग बात करते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कैन कॉज सिग्निफिकेंट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे हमने पीछे बात की थी, हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, माइनिंग करते हैं अगर हम लोग, और माइनिंग से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे होते हैं, या कहीं पे हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, हम लोग लैंड से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं इन एनर्जी रिसोर्सेज को। तो वहाँ पे कुछ हैबिटेट्स होते हैं, हैबिटेट्स कहते हैं रिहाइश। तो किसी जानवर की रिहाइश हो सकती है, ह्यूमन की रिहाइश हो सकती है, हैबिटेट हो सकता है, तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करने में, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में, वेयर एज़ अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो वो वेल प्लान्ड होते हैं और इस तरह के इम्पैक्ट्स वो कम क्रिएट करते हैं। लाइकवाइज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग सन की ही बात करते हैं, तो सन की एनर्जी को यूटिलाइज़ करने में हमारे पास कोई भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही। हम जस्ट क्या करेंगे, मशीन्स लगा लेंगे, इक्विपमेंट्स लगा लेंगे, जस्ट उसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे अपनी एनर्जी क्रिएट करने के लिए। अगर हम वहीं पे विंड की बात करें तो हम लोग विंड मिल्स लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा, वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, एनर्जी यूटिलाइज़ हो जाएगी। हाइड्रो की बात करें तो वहाँ पे भी ये सेम है, वहाँ पे कोई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं होती, जो डिस्ट्रक्शन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में हो रही होती है। तो हमने 4 इम्पैक्ट्स पढ़े कि चारों इम्पैक्ट्स किस तरह से सिग्निफिकेंट हैं और किस तरह से वो इम्पैक्ट्स ज़्यादा पाए जाते हैं नॉन रिन्यूएबल की तरफ और कम पाए जाते हैं रिन्यूएबल की तरफ। तो ये थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, बट आप इसको सिर्फ समझें और अपनी वर्डिंग में राइट आउट करें। मैं कभी भी फोर्स नहीं करूँगी कि एज़ इट इज़ आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करें। सो होप सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विल वी इवेंचुअली रिलाई एंटायरली ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, व्हाई एंड व्हाई नॉट? क्या हम लोग पूरा का पूरा इंटायरली हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे क्या डिपेंड कर सकते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करें, नॉन रिन्यूएबल की तरफ जाएँ ही ना? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो क्यों कर सकते हैं? अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? हमने इस चीज़ का आंसर देना है अपने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करना चाहते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो हम एंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, बेटर टेक्नोलॉजी, मेकिंग सोलर, विंड एंड स्टोरेज सिस्टम्स मोर एफिशिएंट, चीपर एंड डिपेंडेबल। अगर हम लोग सोलर, क्योंकि सोलर इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, सोलर, विंड और कुछ स्टोरेज सिस्टम्स को एफिशिएंट बना देते हैं, चीपर कर देते हैं, लेस एक्सपेंसिव कर देते हैं और डिपेंडेबल कर देते हैं। इन पे इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एफिशिएंट हो जाए, स्टोरेज सिस्टम्स, लाइक अगर हम हाइड्रो की बात करते हैं, वाटर की एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए स्टोरेज सिस्टम्स अच्छे हो जाएँ, डैम्स क्रिएट किए जाएँ। इस तरह से अगर हम लोग एडवांसमेंट्स करें, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें और इन्वेस्टमेंट की जाए, तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे इंटायरली डिपेंड कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है मनी मैटर। As renewable energy gets cheaper and more investment happens, it will compete better with fuels like oil and gas.
कि अगर यहाँ वही बात है कि ये चीपर कर दिया जाए, इनमें इन्वेस्टमेंट्स की जाए, इन्वेस्टमेंट करके अवाम के लिए इसको चीप कर दिया जाए, तो लोग क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आ जाएंगे एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल, कि ये अच्छे से compete कर सकता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ। पीपल्स चॉइसेस, मोर पीपल वांट क्लीन एनर्जी बिकॉज दे केयर अबाउट द एनवायरनमेंट। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म या इस चीज़ का एहसास होता है कि हम जो काम कर रहे हैं इससे हमारे एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको एक ऐसा एनर्जी रिसोर्स चाहिए होता है जो क्लीन हो, जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट की केयर करते हैं, बिकॉज दे केयर अबाउट द एनवायरनमेंट विच पुशेस फॉर मोर रिन्यूएबल एनर्जी यूज। तो अगर पीपल they choice, yeah, or they choose that they wanted to use that energy resource that is less impactful towards the environment, तो वो क्या करेंगे, वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आ जाएंगे। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर ये की जाएँ तो लोग जो है वो स्विच कर सकते हैं, या हम लोग स्विच कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। कि टेक्नोलॉजी बेटर की जाए, मनी मैटर करती है, कि अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, उसको चीप कर दिया जाए, लोग अगर खुद चाहें तब भी वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। लेकिन इसमें एक छोटी-सी बात है, the transition to renewable will likely be influenced by technological advancements, policy decisions, economic factors, and societal shifts. हम लोग अगर रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करना चाहें तो हम लोग ने जो चीज़ें पहले पढ़ी कि हम कुछ चीज़ें जिस पे जो इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारा शिफ्टेंस टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए, पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और सोसाइटी या पीपल खुद अगर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। While a complete reliance on renewable is an ambitious goal, ये कंप्लीट हम लोग जो डिपेंड करना चाह रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, ये एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है, बहुत ही ट्रिकी गोल है। अचीविंग इट विल रिक्वायर कंसर्टेड एफर्ट्स अक्रॉस मल्टीपल फ्रंट्स। इस चीज़ को हासिल करने के लिए हमें डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट किस्म की और बहुत कह सकते हैं कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि इनको हम लोग अगर करना चाह रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो कुछ 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, कि वो 3 फैक्टर्स अगर अचीव कर ले जाते हैं, तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 9 है हमारे पास, हाउ कैन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अ मशीन इम्पैक्ट इट्स एनर्जी कंजम्पशन। कि अगर एक मशीन की पावर बढ़ा दी जाए, तो वो एनर्जी कंजम्पशन पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगी। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं पावर होता क्या है। पावर ये होता है कि एक मशीन कितने अच्छे से वर्क कर रही है, या कितने अच्छे से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो कह रहे हैं अगर हम एक मशीन की पावर बढ़ा देते हैं, उसके अंदर इस एबिलिटी को बढ़ा देते हैं कि वो एनर्जी को ट्रांसफर ज़्यादा जल्दी से करे, तो उसकी एनर्जी कंजम्पशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या वो ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करेगी या वो कम एनर्जी कंज़्यूम करेगी? सो इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अ मशीन अलाउज इट टू डू वर्क फास्टर। अगर हम उसकी पावर को बढ़ा देते हैं, मशीन की पावर बढ़ा देते हैं कि वो एनर्जी को ट्रांसफर करे जल्दी जल्दी, उससे क्या होगा कि वो काम भी जल्दी जल्दी करेगी, लेकिन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। लेकिन इससे क्या होगा कि वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, जो हमसे इनपुट ले रही है, वो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। ज़्यादा कंज्यूम करेगी ताकि पावर ज़्यादा जनरेट कर सके, पावर को बढ़ा सके। जब वो पावर बढ़ाएगी तो वो काम भी जल्दी जल्दी करेगी। अ मोर पावरफुल मशीन यूजेस मोर एनर्जी पर सेकेंड। एक ऐसी मशीन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी पावर ज़्यादा है, वो क्या करेगी, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी, दो इट मे फिनिश द टास्क इन लेस टाइम, और वो काम को भी कम वक्त में ख़त्म कर देगी। तो वही बात क्वेश्चन ने पूछी थी कि अगर हम पावर बढ़ाते हैं एनर्जी को क्या होगा, अगर हम पावर बढ़ा रहे हैं तो मशीन एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ परपेचुअल इंजन हैज एन एफिशिएंसी इक्वल टू 1, व्हाई इट विल नॉट वर्क। एक परपेचुअल इंजन है, उसकी एफिशिएंसी है 1 के इक्वल। सबसे पहले तो समझते हैं कि परपेचुअल इंजन होता क्या है। बेसिकली एक हाइपोथेटिकल मशीन होती है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वो परपेचुअल इंजन होती है। अब वो कह रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम इस परपेचुअल इंजन को जितना इनपुट दे रहे हैं वो उतना ही आउटपुट हमें इन रिटर्न दे रहा है। इस वजह से उसकी एफिशिएंसी 1 के इक्वल है। तो एक हमने उन्होंने बता दिया कि परपेचुअल इंजन है हमारे पास, उसकी एफिशिएंसी 1 के इक्वल है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रही। वो क्यों? हमने इसका आंसर करना है।
सो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं perpetual engine with an efficiency equal to 1 would employ that it can convert all the input energy into useful work without any energy loss. परपेचुअल इंजन की एफिशिएंसी 1 के इक्वल होने का क्या मतलब है कि सारी की सारी इनपुट एनर्जी जो हम इसको दे रहे हैं उसको आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब सारी की सारी इनपुट एनर्जी को यूज करके हमारा जो काम है वो हमें करके दे रहा है और कोई एनर्जी लॉस नहीं है उसमें। हमने लाइट बल्ब के केस में देखा था, एलईडी बल्ब के केस में देखा था कि हमने 100% इनपुट एनर्जी दी है तो 80% वो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, 20% हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा कि वो सारी की सारी इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। However, such a device contradicts to the laws of thermodynamics, specifically the second law. इस तरह की डिवाइस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करती है, जो कि स्पेशली जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ परपेचुअल मोशन मशीन दैट कैन कंटिन्यूअसली डू वर्क विदाउट एनी एनर्जी इनपुट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। परपेचुअल इंजन में ये होता है कि ये फॉरएवर काम करती रहती है, कोई एनर्जी इनपुट सोर्स नहीं होता है इसके पास। और ये सारी की सारी इनपुट एनर्जी जो होती है उसको आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं कि हम ऐसा परपेचुअल मोशन मशीन बनाएं जो कि कॉन्टिन्यूसली काम करता रहे और उसके पास कोई इनपुट एनर्जी रिसोर्स ना हो या बाहर से उसको कोई सोर्स एनर्जी का रिसोर्स ना मिल रहा हो, खुद ब खुद ही वो काम करती है, उसको कोई इनपुट ना दी जा रही हो तो और उसकी एफिशिएंसी भी 1 के इक्वल हो। तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कहता है कि ऐसी मशीन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। Perpetual motion machine with 100% efficiency can't work because it breaks the rule of energy. These rules say that some energy always get lost, like as heat when you use it. A perfect machine that never loses any energy is not possible. तो perpetual motion machine जिसकी efficiency 100% है या वो equals to 1 है, वो काम नहीं कर सकती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि रूल ऑफ एनर्जी को ब्रेक कर रही है। हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा था कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो जस्ट ट्रांसफ़र या शिफ्ट होती है, कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि वो रूल्स क्या कहते हैं कि कुछ एनर्जी जो होगी वो लॉस्ट होगी, लाइक एज़ हीट व्हेन यू यूज़ इट। अ परफेक्ट मशीन दैट नेवर लूज़ेस एन एनर्जी जस्ट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऐसी मशीन जो कि कोई एनर्जी लूज़ ना करे, सारी की सारी इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसी कोई मशीन एग्ज़िस्ट नहीं करती। सो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया होगा। So that is from today's video. And if you have any query, any question, or any point that left uncleared, you can write it in the comment box. I will reply you as soon as possible. We will meet in the next video with a new chapter. Till then, Allah Hafiz and take care.